बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 10th गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में हम बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बजट क्या होते हैं, इसे क्यों बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे सामने है सरकारी बजट की अवधारणा। सरकारी बजट क्या है, इससे क्या अभिप्राय है। तो हम जानते हैं कि सरकारी बजट की अवधारणा क्या है। जैसे कि नीचे देख रहे हैं, सरकारी बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का वह विवरण है जो स्थिरता के साथ समृद्धि के द्विउद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। एक लेखा वर्ष के दौरान, इन अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष किसे कहते हैं, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के बीच का जो ये समय काल है, इसे एक लेखा वर्ष कहते हैं या वित्त वर्ष भी कहते हैं और अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। तो एक लेखा वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का एक लिखित ब्यौरा है जिसे सरकारी बजट कहते हैं, जो स्थिरता के साथ समृद्धि के द्विउद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाया जाता है। किसी भी देश के सरकार के द्वारा बजट अपनाया जाता है जो उस देश की समृद्धि को प्राप्त करे, जैसे कि उसकी जीडीपी ग्रोथ करे, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। ये सब उनके उद्देश्य हैं। इन सभी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार बजट बनाती है। ओके, तो सिंपल सा है कि सरकारी बजट क्या है या सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, सरकारी बजट की अवधारणा क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि एक वित्त वर्ष के दौरान किसी देश की सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का एक लिखित ब्यौरा है, इसे सरकारी बजट कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आशा करता हूँ आपको सरकारी बजट की अवधारणा समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि जो ये सरकार बजट बनाती है, आखिर क्यों बनाती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इन सभी उद्देश्यों को बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे एक एक। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 5 उद्देश्य दिए हैं आपके सामने। हालांकि इसके सिर्फ 5 ही उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ मुख्य उद्देश्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है जीडीपी समृद्धि। जैसे कि किसी देश की सरकार बजट बनाती है तो उसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है जीडीपी समृद्धि, देश की आर्थिक समृद्धि हो, वहां की पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, ये इससे उसकी जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जीडीपी के द्वारा ही किसी देश की आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है, जिससे जीडीपी में वृद्धि करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए किसी देश की सरकार बजट बनाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य जीडीपी को ग्रोथ करना होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करती है सरकार की लाभ अधिकतम हो सके और लाभ सामाजिक कल्याण के हित में हो। जैसे कि निजी उद्यमी सदा यही चाहते हैं कि लाभ ऐसे किया जाए जिससे कि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन सरकार ऐसे इन संसाधनों का आवंटन करती है जिससे कि लाभ के उद्देश्य की प्राप्ति भी हो और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बना रहे। जैसे कि जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित होती है, जैसे दारू एवं शराब एवं सिगरेट जैसी वस्तुएं, जो नशे वाली वस्तुएं होती है, उस पर सरकार भारी टैक्स लगा देती है। और इसके विपरीत जो सामाजिक कल्याण की वस्तुएं होती है, जैसे कि दैनिक डेली रोजमर्रा की वस्तुएं, उपभोग करने के लिए वस्तुएं जो होती है, इस पे वो आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और ये सब देखते हुए वे संसाधनों का आवंटन करती है जिससे कि लाभ भी अधिकतम हो सके और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित रहे। और तीसरा पॉइंट है हमारा आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण। तो सरकार अर्थव्यवस्था में आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण कैसे करती है, ये 2 प्रकार से करती है। जैसे कि जो अर्थव्यवस्था में, जैसे कि जो अमीर लोग हैं, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, उन पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है, उनकी जो आमदनी होती है उस पे ज्यादा टैक्स लगाती है, उनको ज्यादा टैक्स देने पड़ते हैं। और जो समाज के दबे कुचले जो गरीब लोग होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके, उनको कुछ सब्सिडी प्रदान करके उनको मदद करती है, इससे कि
संपत्ति का पुनर्वितरण तो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ जो इन दोनों के मध्य में जो खाई होती है वो कम किया जा सकता है ऐसे करके गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को न्यूनतम कीमत पर खाद्यान्न की पूर्ति करके, जैसे कि निर्धन वर्गों को एलपीजी कनेक्शन का मुफ्त वितरण करके आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण के द्वारा गवर्नमेंट सरकारी बजट के उद्देश्य को प्राप्त करती है। ओके, फोर्थ टॉपिक है हमारा रोजगार के अवसर। सरकारी बजट के एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, जिससे कि लोगों को रोजगार प्राप्त हो, बेरोजगारी खत्म हो। ओके, तो ये एक सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा सरकार सरकारी कल्याणकारी कामों जैसे कि स्कूल का निर्माण, भवन का निर्माण, बांध पुल का निर्माण कराती है, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो, लोगों को काम मिले और लोगों को पैसों की प्राप्ति हो, जिससे कि वो अर्थव्यवस्था में अपनी मांग कर सके। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में जब अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को ठीक करती है। तो यहाँ पे रोजगार के अवसर उत्पन्न करके भी अधिमांग न्यून मांग की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। तो रोजगार का अवसर सरकारी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है। और नेक्स्ट है हमारा पांचवा आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता भी सरकारी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है जो किसी भी देश की सरकार के द्वारा अपनाया जाता है। ओके, तो ये सरकारी बजट के कुछ मुख्य उद्देश्य थे जो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट हमारा बजट की संरचना। बजट की संरचना, बजट दो प्रकार के होते हैं, एक बजट प्राप्तियां और एक बजट व्यय। सरकार को कहां से प्राप्तियां होती है और सरकार कहां कहां पर व्यय करती है। ओके, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से बजट प्राप्तियां हैं जो सरकार को प्राप्त होती है और कौन कौन से हैं जहां पे व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राप्तियां और एक व्यय। तो बजट प्राप्तियां, बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष जैसे कि मैंने आपको बताया, इन अकाउंटिंग ईयर में सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुमानित मौद्रिक आय से, सभी स्रोतों से, चाहे वो उधार ही क्यों न, जो जैसे कि कोई देश उधार लेता है किसी अन्य देश से, किसी अन्य डेवलप कंट्री से ऋण लेता है, तो सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले मौद्रिक आय को बजट प्राप्तियां कहते हैं, जिससे कि सरकार को पैसे प्राप्त हो किसी भी स्रोत से। तो ये सरकार की बजट प्राप्तियां हो जाती है। बजट प्राप्तियां को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है राजस्व प्राप्तियां और सेकंड है पूंजीगत प्राप्तियां। एक एक करके हम दोनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्व प्राप्तियां क्या है और पूंजीगत प्राप्तियां क्या है। ओके, तो बजट प्राप्ति क्या है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या है और पूंजीगत प्राप्तियां क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं राजस्व प्राप्तियां क्या है। तो सरकार की उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है जो निम्नलिखित दो विशेषताओं को प्रकट करती है। अब वो दो विशेषताएं कौन कौन सी है नीचे देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। और सेकंड है हमारा इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है। अगर मान लो आप किसी व्यक्ति से 50,000 रुपये उधार लेते हैं, 50,000 रुपये उधार लेते हैं, तो उधार लेने के फलस्वरूप आपकी देयता उत्पन्न होती है कि आगे कुछ समय पश्चात उसके ये 50,000 रुपये सूद समेत ब्याज सहित उसको वापस लौटाने पड़ेंगे। तो उधार लेने के फलस्वरूप आपकी देयता उत्पन्न होती है, तो ये राजस्व प्राप्तियों में नहीं आएगी। मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया कि उधार लेने के फलस्वरूप आपकी देयता उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। ये सॉरी, ये देयता दायित्व, ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। और सेकंड, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती है। जैसे कि मान लो आपके फादर ने कोई परिसंपत्ति को बेच करके, मान लो कोई आपकी पुश्तैनी जमीन वगैरह लैंड है, इसको बेच करके जो आय प्राप्त हुआ है तो उसे भी राजस्व प्राप्तियां नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे परिसंपत्ति में उनकी कमी हुई है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन परिसंपत्तियों से इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती है। तो आखिर वो कौन सी प्राप्तियां हैं
जो इन दोनों बात को विशेषताओं को प्रकट करती है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके घटक कौन कौन से। तो इसमें आ जाएंगे टैक्स। टैक्स जो होते हैं, मान लो जो गवर्नमेंट को टैक्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, आयकर, निगम कर, संपदा शुल्क, उपहार शुल्क और सीमा शुल्क, इन सभी टैक्स जो प्राप्ति होती है, टैक्स रिसिप्ट, इनसे सरकार की क्या देयता उत्पन्न होती है। अगर मान लो आपने गवर्नमेंट को 50,000 रुपये, मान लो 50,000 रुपये टैक्स दिए, तो क्या आप उससे जाके गवर्नमेंट से मांग सकते हैं कि मैंने आपको 50,000 रुपये टैक्स दिए, उसके बदले मुझे कुछ दो। आप बिल्कुल भी नहीं मांग सकते कि मैंने जो आपको 50,000 रुपये दे वो मुझे अब वापस करो। क्यों? क्योंकि ये एक टैक्स है। टैक्स प्राप्तियों के दौरान सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और ना ही उसकी परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। ओके, तो ये राजस्व प्राप्तियां, इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और ना ही इससे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टैक्स प्राप्तियां हो जाएंगी, कर प्राप्तियां और करेतर प्राप्तियां, जैसे कि शुल्क होती है, जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति हेलमेट ना पहने रोड पे तो उसको जो चार्ज लगाया जाता है, जैसे मान लो 1,000 रुपये का फाइन लगा दिया, तो ये जुर्माना है। इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती। अगर वो व्यक्ति 1,000 रुपये का फाइन भरता है तो वो आगे अगले दिन जाके उस सरकार से ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको 1,000 रुपये दिए, आप मुझे उसके बदले में कुछ दो। तो इससे सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती और ना ही उसकी परिसंपत्ति में कोई कमी होती है, या फिर दान। ओके, तो कर प्राप्ति, जो भी टैक्स प्राप्त होती है गवर्नमेंट को, ये सब राजस्व प्राप्ति हैं, जिससे सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और ना ही कोई परिसंपत्ति में उसकी कमी आती है। ओके, तो राजस्व प्राप्तियां आपको समझ में आएगी कि राजस्व प्राप्तियां क्या है। इसकी दो मुख्य विशेषता है, इस प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और न ही सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार की उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है जो निम्नलिखित दो विशेषताओं को प्रकट करती हैं। निम्नलिखित दो विशेषताओं को प्रकट करती हैं। हमने राजस्व प्राप्तियां में देखा था कि सभी मौद्रिक प्राप्तियां जो निम्नलिखित दो विशेषताओं को प्रकट करती है, तो हमने वो देखा था कौन कौन सी विशेषता को प्रकट करती है। और हम अब इसमें देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियां में वो कौन सी दो बातें हैं जो इस विशेषता को प्रकट करती है। सबसे इसमें पहला बातें हैं कि इन प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। ये जो पूंजीगत प्राप्तियां है, इससे सरकार की देयता उत्पन्न होती है। और सेकंड कह रहा है कि इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति कम होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजी मतलब कि एक बड़ा अमाउंट, जैसे कि मान लो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपके फादर को अचानक से प्राप्त हो गए। तो इससे दो ही बात उभर कर सामने आते हैं कि या तो आपके फादर ने किसी व्यक्ति से उधार लिया होगा, तो उधार लेने के फलस्वरूप उनकी देयता में वृद्धि हुई, क्योंकि जो उधार लिए हैं तो उसे उनको सूद समेत वापस करना पड़ेगा। या फिर सेकंड बात ये उभर कर आती है कि या तो आपके फादर ने किसी पुश्तैनी उनकी जो संपत्ति होगी उनको बेच दिया है, तो बेचने के फलस्वरूप उनकी संपत्ति में कमी होती है। तो ऐसी गवर्नमेंट करती है। या तो पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जिससे कि सरकार की देयता उत्पन्न हो। अब मान लो जैसे कि कोई देश की सरकार किसी देश की सरकार से उधार लेती है, लोन लेती है, ऋण लेती है, तो उसके फलस्वरूप सरकार की देयता उत्पन्न होती है। मान लो 500 करोड़ किसी सरकार ने उधार ले किसी देश से, तो उधार लेने के फलस्वरूप उसकी देयता उत्पन्न हुई कि वो उसको सूद समेत, ब्याज सहित उसको कुछ समय बाद वापस करेगा। तो उधार लेने के फलस्वरूप इसकी देयता उत्पन्न होगी। पहले बात स्पष्ट हो गया। दूसरा बात यह कह रहा है कि इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है। अगर मान लो किसी देश की सरकार ने अपने शेयर, जैसे कि एयर इंडिया है, एयर इंडिया के कुछ शेयर को जैसे कुछ % को बेच दिया, किसी विदेशी कंपनी के द्वारा बेच दिया गया। ओके, तो बेचने के फलस्वरूप जो पैसा प्राप्त हुआ, जो अमाउंट प्राप्त हुआ, उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेचने के फलस्वरूप जो आय प्राप्त हुई, इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हुई। तो ये दो बातें स्पष्ट होगी। इन प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है और इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है। तो इसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, जिससे कि ओके, तो इसमें आ जाएगा उधार आ जाएगा। और देखते हैं और कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट
पूंजीगत प्राप्तियां, सबसे फर्स्ट इसमें आता है ऋण की वसूली, सेकंड है उधार तथा अन्य देयताएं, और थर्ड अन्य प्राप्तियां, अदर रिसिप्ट्स। ओके, तो एक एक हम करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ऋण पर वसूली। केंद्रीय सरकार, जो केंद्रीय सरकार होती है, राज्य सरकारों को आपातकालीन की स्थितियों का सामना करने के लिए ऋण, लोन प्रोवाइड करती है। जब इन ऋण की वसूली की जाती है तो सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है, इसलिए इसे पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। जब इन ऋण की वापसी वसूली की जाती है तो इसके द्वारा जो सरकार होती है उसकी परिसंपत्तियां कम होती है, उसकी परिसंपत्ति में कमी होती है, इसलिए इसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। तो आपने देखा था कि दो मुख्य बातें, इन प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कम होती है। तो यहाँ पे परिसंपत्ति कम हो रही है, इसलिए यह एक पूंजीगत प्राप्तियां है। ओके, सेकंड है हमारा उधार तथा अन्य देयताएं। उधार लेने के फलस्वरूप, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, देयता उत्पन्न होती है। मान लो कोई देश किसी देश से उधार लेता है तो उसके फलस्वरूप उसकी देयता उत्पन्न होती है कि वो उसको ब्याज सहित उतने पैसे उसको वापस करवाएगा, इसलिए उधार लेने का फलस्वरूप जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। ओके, तो पूंजीगत प्राप्ति क्या है आपको समझ में आ होगी। इसकी दो मुख्य विशेषताएं जो मैंने आपको बताया, इसके फलस्वरूप सरकार की देयता उत्पन्न होती है और इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है। तो पूंजीगत प्राप्तियां आपको समझ में आ गई होगी। और एक है लास्ट अन्य प्राप्तियां, जैसे कि विनिवेश है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे कि कोई देश की सरकार, मैंने आपको बताया कि अपने शेयर बेच देता है, जैसे कि एयर इंडिया के कुछ परसेंट शेयर बेच दिया तो उसने विनिवेश किया, तो विनिवेश भी एक पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है। ओके, तो पूंजीगत प्राप्ति क्या है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बजट व्यय। बजट प्राप्तियों के बारे में हमने देख लिया, उसमें राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय थे, प्राप्तियां थे। ओके, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अब हम देखते हैं बजट व्यय। बजट व्यय क्या होता है। ओके, तो बजट व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में, जैसे मैंने बताया वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के बीच के जो है पीरियड होता है, इसे एक वित्त वर्ष कहते हैं या फिर लेखा वर्ष भी कहते हैं इसे। तो बजट व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय से, अनुमानित व्यय से कि गवर्नमेंट ने कहां कहां कितना खर्च किया। ओके, तो इसे बजट व्यय कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि बजट व्यय क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बजट प्राप्तियों की तरफ। बजट सरकार के व्यय को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि बजट प्राप्तियों को दो भागों में बांटा गया था, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ऐसे ही जो बजट व्यय है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो उसमें से सबसे पहले राजस्व व्यय, पीछे हमने क्या पढ़ा था, राजस्व प्राप्तियां। बहुत कंफ्यूजन वाला है, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले इसमें राजस्व व्यय और सेकंड है पूंजीगत व्यय। तो एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्व व्यय क्या है। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय वह व्यय है जो निम्नलिखित दो विशेषताओं को प्रकट करता है। राजस्व व्यय यह सरकार के लिए परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है। ओके, ना तो ये परिसंपत्ति का निर्माण करता है और सरकार की देयता में कोई कमी नहीं करता है। पहला है कि ये तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है और न ही सरकार की देयता में कोई कमी करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, वेतन, छात्रवृत्ति आदि पर किए जाने वाला व्यय राजस्व व्यय है, क्योंकि इसके कारण किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। मान लो कोई भारत देश जब नेपाल में, मान लो नेपाल में जब कुछ जैसे कि भूकंप आया तो उसके द्वारा भारत ने जो उसको वित्तीय सहायता प्रदान की, उसके द्वारा क्या भारत को कुछ प्राप्त हुआ? आपका उत्तर होगा नहीं। तो भारत ने जो यहाँ पे व्यय किया उसके द्वारा ना तो इसकी परिसंपत्ति में वृद्धि हुई और ना ही इसकी जो देयता थी उसमें कमी हुई। अगर मान लो भारत ने किसी अन्य देश से जो उधार ले रखा था, मान लो 500 करोड़ उधार ले रखा है, तो उसको ये वापसी कर देता तो इसकी देयता में कमी हो जाती कि अब जो देयता थी अब उसमें नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसने उधार को
न चुका करके आर्थिक सहायता प्रदान की। तो आर्थिक सहायता प्रदान करने के फलस्वरूप इसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ना ही इसके लिए परिसंपत्ति का निर्माण हुआ और ना ही इसकी देयता में कोई कमी हुई। अगर मान लो वो 500 करोड़ का कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता तो इससे भारत की परिसंपत्ति का निर्माण हो जाता, लेकिन आर्थिक सहायता प्रदान करने के फलस्वरूप ये दो बातें उभर कर सामने आती हैं। तो राजस्व व्यय में वृद्धावस्था पेंशन भी हो जाएगा, जैसे कि जो गवर्नमेंट 60 साल से ऊपर वाले लोगों को जो पेंशन प्रोवाइड कराती है वो राजस्व व्यय में आ जाएगा। जो छात्रवृत्ति देती है, इन सब पे जो किए जाने वाला व्यय सरकार के द्वारा ये राजस्व प्राप्तियां हैं, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है और ना ही जो सरकार की देयता है उसमें कमी होती है। तो आशा करता हूँ आपको राजस्व व्यय समझ में आया होगा। ओके, तो ये राजस्व व्यय मुख्य रूप से दो बातों को उजागर करती है। राजस्व व्यय क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजी मतलब एक बड़ा अमाउंट, और व्यय जब बड़ा अमाउंट मान लो 50 लाख रुपए ले लेते हैं, जस्ट मान लेते हैं 50 लाख रुपए, मान लेते हैं कि आपके फादर ने अचानक से 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो सोचने वाली बात है कि 50 लाख रुपए गए कहाँ। तो इससे दो बातें, मुख्य बात उभर कर सामने आती है कि पहला कि मान लो जो आपके फादर ने ये 50 लाख रुपए व्यय किए, तो मान लो ये कोई परिसंपत्ति का निर्माण किए होंगे, जैसे किसी प्लॉट को खरीदे होंगे, कोई मकान खरीदे होंगे, उस पर इन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किया, व्यय किया। तो इससे क्या होता है? इससे इनकी परिसंपत्ति में निर्माण होता है, परिसंपत्ति में वृद्धि होती है। और सेकंड ये कि मान लो उधार लिए होंगे किसी व्यक्ति से कुछ साल पहले, तो उसकी उधार को चुकाने के लिए इन्होंने 50 लाख रुपये उसको दे दिया, व्यय किया उस पर। तो इससे क्या हुई? इनकी देयता कम हो गई, अब उनको नहीं देना पड़ेगा 50 लाख रुपए चुकाने के फलस्वरूप। ऐसे ही गवर्नमेंट करती है। ओके, तो पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिससे सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है, या तो सेकंड बात इसकी देयता में कमी होती है। अगर मान लो उदाहरण लेते हैं, सरकार द्वारा किसी घरेलू या बहुराष्ट्रीय कंपनी के शेयर खरीदना पूंजीगत व्यय है। उसके शेयर खरीद लिए, जैसे कि कोई विदेशी कंपनी है, उसकी शेयर मान लो 40% शेयर कर लिया किसी भारतीय सरकार ने, गवर्नमेंट ने खरीद लिया, तो इसके द्वारा उसकी परिसंपत्ति में वृद्धि हुई। तो यह एक पूंजीगत प्राप्तियां है। और सेकंड बात कि इससे ये सेकंड बात को उजागर करता है कि ये सरकार की देयता में कमी करती है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने मान लो उधार ले रखा था 500 करोड़ का किसी अन्य देश से, तो उधार लेने के फलस्वरूप भारतीय सरकार ने मान लो 500 करोड़ उधार ले रखा, तो उसने 400 करोड़ वापस कर दिया। पूंजीगत व्यय है ये, क्योंकि इससे भारत की देयता में कमी होती है, ये देयता को कम करता है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पूंजीगत व्यय क्या है। इससे सरकार के लिए परिसंपत्ति का निर्माण होता है, और सेकंड बात यह है कि ये सरकार की देयता को कम करता है। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।